आज पढ़ेंगे नाइट्रोजन गैस को। तो नाइट्रोजन गैस में से 4 चीजें पढ़नी रहती हुए, सबसे पहला नाइट्रोजन गैस को बनाकर कैसे तैयार किया जाए, दूसरा होता है कि नाइट्रोजन के भौतिक गुण क्या क्या हैं, रासायनिक गुण क्या क्या हैं, और लास्ट में नाइट्रोजन के उपयोग क्या क्या हैं। भैया थोड़ी सी बातें नाइट्रोजन के विषय में ध्यान रखना। नाइट्रोजन गैस को डाई नाइट्रोजन भी कहते हैं। अच्छा, डाई नाइट्रोजन क्यों कहते हैं? क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो द्विपरमाणुक अणु है, अर्थात नाइट्रोजन का अणु तब बनता है जब 2 परमाणु नाइट्रोजन के मिलते हैं, और इस चक्कर में इसका नाम है डाई नाइट्रोजन। अच्छा, अगर नाइट्रोजन गैस में से इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला पढ़ना पड़े, संरचना सूत्र पढ़ना पड़े, तो संरचना सूत्र होता है N ट्रिपल बॉन्ड N। तो अगर स्ट्रक्चर फॉर्मूले की भी डिमांड कर लेता है, आप इसको बता देंगे। तो भैया सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन गैस को बनाने की विधियां। तो प्रयोगशाला में आखिर कौन कौन सी ऐसी विधियां हैं जिनसे आप नाइट्रोजन गैस को बना सकते हो? तो देखो मैंने यहां लिख रखा है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रयोगशाला में नाइट्रोजन गैस का निर्माण। अब देखो प्रयोगशाला में नाइट्रोजन गैस को कैसे बनाया जाए, इसके लिए समीकरण को पढ़ते हैं, रासायनिक समीकरण देखते हैं। देखो आपके पास, अगर आपको प्रयोगशाला में नाइट्रोजन गैस को बनाना है तो आपके पास एक पदार्थ होना चाहिए NH4Cl। NH4Cl को जानते हो, नौसादर भी कहते हैं। और बेटा एक और नाम है अमोनियम क्लोराइड, और आप उसको मिला देंगे सोडियम नाइट्राइट के साथ। जैसे ही बेटा अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट को आपस में मिलाकर गर्म करते हैं, तरीका देखना बेटा, ये Cl Na को लेकर अलग हो जाएगा। अगर NaCl को लेकर अलग हो जाएगा, पहला पदार्थ बनकर तैयार होगा NaCl सोडियम क्लोराइड, और बेटा दूसरा पदार्थ बनेगा NH4NO2। भैया जो बच रहा है उसको लिखे ले रहे हैं। अच्छा, NH4NO2 को कहते हैं अमोनियम नाइट्राइट। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है, क्योंकि NaCl में पूर्ण आयनिक बंध पाए जाते हैं, आयनिक यौगिक है, और आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक होते हैं बहुत उच्च। तो अगर आप इस पदार्थ को गर्म भी करते हो, इस टोटल सब्सटेंस को गर्म भी करते हो, तो NaCl पर गर्म करने का कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं। तो इस बात को याद रखेंगे। हमने सबसे पहले 2 पदार्थों को मिलाया और कंपोनेंट ये बनाकर तैयार किए। अगर हम इस पूरे पदार्थ को गर्म करते हैं तो गर्म करने का, भैया मैंने बना दिया, हमने इस पदार्थ को और भी गर्म किया। अब गर्म तो दोनों को किया होगा, लेकिन NaCl पूर्ण आयनिक पदार्थ है और गर्म करने का इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, लेकिन गर्म करने का इस पर प्रभाव पड़ता है। और इस पर प्रभाव पड़ता है तो कैसे प्रभाव पड़ता है कि भैया ये 4H 2O को लेकर अलग हो जाता है। 4H अगर 2O को लेकर अलग हो जाएगा तो बनाकर तैयार करेगा 2H2O। और बेटा मैं क्या सोचता हूँ, मेरे पास बचता क्या है? तो बचने में तो भैया एक N यहाँ है, एक N यहाँ है। कौन सी गैस बनकर तैयार होती है? नाइट्रोजन गैस। थोड़ा सा याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे? इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। और बेटा इस पदार्थ का नाम कहेगा तो इस पदार्थ का नाम है सोडियम नाइट्राइट। अच्छा, सोडियम क्लोराइड को सभी जानते हैं। NH4 को अमोनियम पढ़ेंगे, NO2 को नाइट्राइट पढ़ेंगे, और जल नाइट्रोजन गैस। तो पहली ऐसी विधि है जिससे आप नाइट्रोजन गैस बना सकते हो प्रयोगशाला में। हाँ, कभी कभी होता क्या है, इसी विधि को एक और रूप में लिख देता है। अभिक्रिया यही है, लेकिन उसको लिखने का तरीका चेंज है। देखो कैसे, NH4Cl प्लस NaNO2, इसको गर्म किया जाए तो देखो तरीका क्या है कि भैया सबसे पहले तो Cl अभिक्रिया कर लेगा Na से। अगर Na ने Cl से अभिक्रिया कर ली, पहला कंपोनेंट NaCl। देखो इस अभिक्रिया को और कैसे लिख सकते हैं बेटा, 4H 2O से अभिक्रिया कर लेगा 2H2O, और लास्ट में आपके पास क्या बचता है? N2। तो आप इस अभिक्रिया को बेटा ऐसे भी लिख सकते हो।
अगर आपकी इच्छा है आप अभिक्रिया को 2 स्टेप पर लेके जाओ, अगर आपको लगता है नहीं ठीक था हम तो एक ही स्टेप पर कर सकते थे, आप एक ही स्टेप पर कर लें। तो आपकी बुक में दोनों ही प्रकार से अभिक्रिया को शायद किया गया होगा। अगर एक प्रकार से नहीं भी किया गया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप दोनों ही प्रकार से इस अभिक्रिया को लिख सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम जानते हो क्या है? प्रॉब्लम है जब हम इस विधि द्वारा अमोनिया गैस को बनाते, सॉरी नाइट्रोजन गैस को बनाते हैं, ये नाइट्रोजन गैस शुद्ध रूप में नहीं प्राप्त होती है। तो इस बात को यहां लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? इस विधि से प्राप्त नाइट्रोजन गैस शुद्ध नहीं होती है। तो पूछ लेगा भैया अगर शुद्ध नहीं होती है तो कोई अशुद्धि पाई जाती है? अरे बिल्कुल बताएंगे। इसमें NO व HNO3 की अशुद्धि पाई जाती है। तो आपको यह भी बता देना है कि अगर आपसे पूछ देता है कि अगर आप इस विधि द्वारा नाइट्रोजन गैस का निर्माण करते हो तो कौन कौन सी अशुद्धि पाई जाती है, तो आप बेटा वहां बताओगे कि जब भी हमने नाइट्रोजन गैस को बनाया है इस विधि द्वारा तो नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रिक अम्ल की अशुद्धि पाई गई है। तो अच्छा, इस अशुद्धि को समाप्त करने के लिए हम करें क्या, या ये इस अशुद्धि को दूर करना हो तो हम क्या करें? तो भैया उसके लिए एक उपाय है। आप एक पाइप द्वारा अशुद्ध नाइट्रोजन गैस को पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन पर ले जाओगे। तब होगा क्या कि पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन में जैसे ही ये अशुद्ध गैस जाएगी, पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल का जो विलयन होगा वो इन अशुद्धियों को, कहां गई, हाँ, इन अशुद्धियों को सोख लेगा, अवशोषित कर लेगा और शुद्ध नाइट्रोजन गैस को बाहर जाने देगा। केवल इन दोनों अशुद्धियों को रोक लेगा। तो मैं इस बात को भी देखो यहां लिखे देता हूं। क्या लिखता हूं? अशुद्ध नाइट्रोजन को K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल के विलयन से गुजारने पर एक ऐसे पाइप से हम नाइट्रोजन गैस को गुजारेंगे जिसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल का सॉल्यूशन भरा होगा। तो उस पाइप से गुजारने पर पता करेंगे होगा क्या। गुजारने पर नाइट्रिक ऑक्साइड एवं नाइट्रिक अम्ल विलयन द्वारा अवशोषित हो जाएगा। विलयन द्वारा अवशोषित हो जाएगा, अर्थात विलयन इसे रोक लेगा। हो जाएगा तथा शुद्ध नाइट्रोजन गैस प्राप्त होगी। तो आपको भैया ये बात जरूर याद रखनी है कि आपने प्रयोगशाला में नाइट्रोजन गैस को बनाया तो, लेकिन जो नाइट्रोजन गैस आपने बनाकर भी तैयार की थी वो भी अशुद्ध थी। तो आपको उसको क्या करना था भैया, शुद्ध करना था। तो शुद्ध करने के लिए करोगे क्या कि नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रिक ऑक्साइड की अशुद्धि को समाप्त करने के लिए आपने एक पात्र में पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल का घोल भर दिया। जैसे ही इस अशुद्ध गैस को आपने इस घोल के बीच में से गुजारा, इस घोल ने अशुद्धियों को क्या कर लिया, रोक लिया, अवशोषित कर लिया और शुद्ध नाइट्रोजन गैस को जाने दिया। तो एक विधि तो आप इस प्रकार से नाइट्रोजन गैस को बना सकते हो। बेटा हमारे पास एक और विधि है जिससे हम नाइट्रोजन गैस को और भी बना सकते हैं। कहता है अमोनियम डाइक्रोमेट से
बेटा अमोनियम डाइक्रोमेट का सूत्र होता है NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7। अगर आपके पास अमोनियम डाइक्रोमेट है तो आप अमोनियम डाइक्रोमेट से भी नाइट्रोजन गैस को बना सकते हो। अरे देखते हैं भैया कैसे बनेगा। देखो अमोनियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला लिख लेते हैं, तो NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7। आपको इस सॉल्यूशन को क्या करना है, गर्म करना है। अब बेटा गर्म करोगे, देखो दो तीन चीजें याद रखना गर्म करने पर। सबसे पहले आप गैस कौन सी बना रहे हो, नाइट्रोजन, तो यहां से नाइट्रोजन को अलग कर लेना। देखो नाइट्रोजन कैसे, नाइट्रोजन के दो हैं, नाइट्रोजन अलग कर लिया। बेटा हाइड्रोजन थोड़ा सा भी ध्यान देने वाले हो तो 4 दूना 8 हाइड्रोजन है। अच्छा सोचो, हाइड्रोजन में से तो मुझे एक बात समझ में आती है कि हाइड्रोजन अधिकांशतः जल बनाता है। 2 हाइड्रोजन के साथ जल बनाने के लिए 1 ऑक्सीजन चाहिए। 8 हाइड्रोजन के साथ जल बनाने के लिए कितने ऑक्सीजन चाहिए, 4। तो बनकर क्या तैयार होगा, 4H2O। अभी मैं आगे चलता हूं, एक बात को और पढ़ता हूं, क्या अभी भी कुछ बचा है? अरे भैया जो कुछ बचा हो सब कुछ लिख लो वहां। तो Cr2 बचा है, ऑक्सीजन 7 थे जिनमें से 4 तो तुमने खर्च कर लिए हैं, तो बचा है Cr2O3। बेटा इनमें से कुछ क्योंकि विशेष अच्छे कंपाउंड है उनके नाम लिख लेने चाहिए। जैसे इसका नाम लेना चाहिए अमोनियम डाई क्रोमेट। और बेटा लास्ट, अच्छा इसका नाम तो जानते हो नाइट्रोजन गैस, इसका नाम तो छोटे से छोटा बच्चा जानता है। हाँ इसका नाम जरूर लिखा सकते हैं, या तो बेटा आप इसको बोल सकते हो ये क्रोमियम का ऑक्साइड है, और या बेटा इसका नाम एक और बोला जा सकता है क्रोमिक एनहाइड्राइड। क्रोमिक एनहाइड्राइड। तो थोड़ा सा इस बात को याद रखना कि क्रोमिक एनहाइड्राइड भी उसको बोल सकते हैं, या अगर आप चाहे तो उसको क्रोमियम ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। अभी भी बेटा एक प्रोसेस है जिससे हम लोग नाइट्रोजन गैस को बना सकते हैं। तो मैं क्या सोचता हूं, आप इसको जल्दी से नोट करते हैं और उस प्रोसेस को पढ़ते हैं जिससे नाइट्रोजन गैस बनाई जा सकती है। अच्छा अगली विधि है, अगर हम नाइट्रोजन गैस को बनाना चाहें तो कहता है धात्विक एजाइड से। अच्छा धात्विक एजाइड में से नाइट्रोजन गैस 2 प्रकार के एजाइड फॉर्मूले से बनाई जाती है। पहला देखो किस एजाइड फॉर्मूले से बनाई जाती है, पहला है बेरियम एजाइड। और बेटा बेरियम एजाइड का फॉर्मूला होता है BaN3 का होल ट्वाइस। यह है बेरियम एजाइड का फॉर्मूला। अब बेटा बेरियम एजाइड से अगर आपको नाइट्रोजन गैस बनानी है तो बेटा हम इसको गर्म करेंगे, और गर्म करने से हो जाएगा इसका अपघटन। अपघटन का मतलब जानते हो ना, अपघटन का अर्थ है किसी पदार्थ को गर्म करने पर या विशेष परिस्थितियों में रखे जाने पर अगर पदार्थ 2 भागों में या 2 से ज्यादा भागों में टूट जाता है, हम इस घटना को कहते हैं अपघटन। क्योंकि हमने बेरियम एजाइड को जैसे ही गर्म किया, बेरियम एजाइड भी 2 भागों में टूट गया, और पहला भाग तो इसने खुद बेरियम का बनाया, और बेटा दूसरा भाग देखो जानते हो, नाइट्रोजन 3 दूना कितना हो गए, 6। इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं 3N2। इस प्रकार से नाइट्रोजन गैस प्राप्त हुई। लेकिन एक बात और याद रखना, इस विधि द्वारा प्राप्त जो नाइट्रोजन गैस होती है वो शुद्ध होती है। तो भैया इसमें से ये मत लिखाना कि बेरियम एजाइड द्वारा प्राप्त नाइट्रोजन गैस को शुद्ध करने की विधियां तुम लिखने लगो। तो ध्यान रखना बेरियम एजाइड से प्राप्त नाइट्रोजन गैस शुद्ध होती है। हाँ एक और हम लोगों के यहाँ बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा प्रोसेस आता है, उसको भी देख लेते हैं। कहता है सोडियम एजाइड से। बेरियम एजाइड और सोडियम एजाइड पर रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण पूछ लेता है। कहता है क्या सोडियम एजाइड से आप नाइट्रोजन गैस बना सकते हो? अरे बना सकते हैं बिल्कुल ही। आप 2 मोल सोडियम एजाइड ले लीजिए और इसको जैसे ही गर्म करोगे तो बेटा सोडियम हो जाएगा अलग, और बेटा इससे देखोगे तो नाइट्रोजन तो 3 दूना 6 बन रहे हैं, इसलिए नाइट्रोजन को फिर लिख सकते हो 3N2। और याद ये रखने वाली बात है कि इस विधि द्वारा भी जो आपने नाइट्रोजन गैस बनाई है, ये नाइट्रोजन गैस भी शुद्ध है। तो मैं क्या सोचता हूं कि
किसी भी धातु के एजाइड द्वारा जब नाइट्रोजन गैस को बनाया जाएगा, वो नाइट्रोजन गैस अपने आप में खुद शुद्ध होगी, उसे शुद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, एक काम और कर लेते हैं, इनमें से किसी एक का नाम लिख देते हैं। देखो, सोडियम एजाइड का नाम लिख देंगे तो बेरियम एजाइड का नाम लिख ही लोगे। तो देखो, इसका लिख लेते हैं कि नाम क्या है। तो मैंने भैया इस समय सोडियम एजाइड का नाम लिख रखा है, और बेटा बेरियम एजाइड लिख लेना, क्योंकि इसका नाम भी जान गए हो। तो इतनी विधियां थी जिससे आप नाइट्रोजन गैस को बना सकते थे प्रयोगशाला में। लेकिन अभी भी एक और विधि है जिसको हम लोगों को पढ़ लेना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना कि जो विधि अब हम पढ़ेंगे वो प्रयोगशाला विधि नहीं है। प्रयोगशाला विधि में इतनी विधियां बता सकते थे जितनी हम लोगों ने अभी तक पढ़ी हैं। अब एक अगली विधि जिसको आप प्रयोगशाला में नहीं बल्कि औद्योगिक विधि कहते हो, ध्यान से देखते हैं इसको। तो अब औद्योगिक विधि में आ जाते हैं कि आखिर औद्योगिक विधि में द्वारा नाइट्रोजन का निर्माण और भैया औद्योगिक विधि द्वारा नाइट्रोजन का निर्माण करोगे, क्या किसी ने इस फॉर्मूले को इसके पहले कभी देख रखा है? किसका फॉर्मूला है? अमोनिया का है। अगर अमोनिया को ले लें और हम इसे उच्च ताप पर गर्म करें, तो अमोनिया के अवयवों का हो जाता है अपघटन, अर्थात अमोनिया भी अपने अवयवों में टूट जाता है, और टूटने से बनता है सबसे पहले नाइट्रोजन गैस और साथ में बनती है हाइड्रोजन गैस। तो बेटा एक ये भी विधि है जिससे आप नाइट्रोजन गैस को बना सकते हो, और मैं तो कहता हूं इस विधि से तो आप हाइड्रोजन गैस को भी बना सकते हो। तो आप इन दोनों विधियों को इन दोनों गैसों को बनाने की एक ही विधि को अपना तैयार रखोगे। आपसे कहेगा हाइड्रोजन गैस बनाकर दिखाइए, तो भी यही प्रोसेस। आपसे कहता है नाइट्रोजन गैस को बनाकर दिखाइए, तो भी यही प्रोसेस आ जाएगा। तो भैया नाइट्रोजन गैस को बनाने की जितनी विधियां थी, चाहे वो प्रयोगशाला विधियां हो और बेटा चाहे वो औद्योगिक निर्माण की विधि हो, उसको हम लोगों ने पढ़ा। अच्छा, हो सकता है कि नाइट्रोजन गैस को बनाने की और भी बहुत सारी विधियां भी हों, लेकिन भैया हमारे कोर्स में जितनी है हम लोग उतने पर ध्यान देने वाले हैं। अब आ जाते हैं और पढ़ते हैं नाइट्रोजन गैस के भौतिक गुण क्या क्या हैं। तो हम नेक्स्ट हेडिंग पर आ जाते हैं, भौतिक गुण। और भौतिक गुणों को नंबर 1 नंबर 2 डाल के लिखेंगे। सबसे पहला नंबर 1, तो नाइट्रोजन गैस रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। यह एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है। वैसे ये जो नंबर है ये तो बहुत सारी गैसों में लागू हो जाता है, जैसे ऑक्सीजन गैस पर भी ये नियम लागू हो जाता है, रंगहीन है, गंधहीन है, स्वादहीन है। लेकिन ये भी ध्यान रखना, हर एक गैस पर ये नियम लिखकर मत आ जाना कि कोई भी गैस कहे आप सब गैसों पर यही लिखे बैठे हो कि रंगहीन है, गंधहीन है और स्वादहीन है, क्योंकि अलग अलग गैसों का अपना अलग नेचर है। जो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी यही लिखा हो, एथिलीन गैस आए उसके लिए भी यही लिखा हो। तो हर एक गैस के लिए ये जो नंबर है चिपका मत आना, अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग उसके प्रभाव हैं। अच्छा, दूसरे पर चलते हैं। कहता है नाइट्रोजन गैस का घनत्व की बात आती है। नाइट्रोजन गैस का घनत्व लगभग वायु के घनत्व के बराबर होता है। तो इसको लिख लेते हैं, देखो इसका घनत्व लगभग वायु के घनत्व के बराबर
होता है। अच्छा, वायु के घनत्व के बराबर में से इस बात को अगर थोड़ा समझना चाहो समझ लेते हैं। देखो, वायु में से अगर देखा जाए, वायु के एक मोल का जो द्रव्यमान माना जाता है वो लगभग 29 ग्राम माना जाता है बेटा, और नाइट्रोजन गैस के एक मोल का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 28 ग्राम। अब इससे अंदाजा लगा सकते हो क्योंकि दोनों का ही मोलर द्रव्यमान लगभग सेम आ रहा है, 29 और 28। तो इसलिए हम क्या लिख देते हैं कि इसका जो घनत्व भी होता है वो लगभग वायु के घनत्व के ही बराबर आता है। अब हाँ, कोई व्यक्ति ये जरूर समझ सकता है, ध्यान रखना, वायु के लिए द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान कितना माना गया है? 29। अब कोई व्यक्ति सोचेगा, कहेगा सर ये कैसे मान लिया गया? भैया, वायु मुख्य रूप से दो गैसों का मिश्रण है, पहली नाइट्रोजन गैस और दूसरा ऑक्सीजन गैस। अगर लगभग दोनों में कंपेयर करने की बात आए तो नाइट्रोजन का हिस्सा 3 है और ऑक्सीजन का हिस्सा कितना है? 1। अर्थात वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 3:1 के बराबर है। अब अगर तुमने रेशियो का थोड़ा सा भी नॉलेज रखा होगा, नाइट्रोजन का वजन है 28, ऑक्सीजन का वजन है कितना? 32 होता है ना। एक ऑक्सीजन के परमाणु का द्रव्यमान 16, तो 2 ऑक्सीजन के परमाणुओं का द्रव्यमान 32। नाइट्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 14, तो 2 परमाणुओं का द्रव्यमान क्या होता है? 28। अब अकॉर्डिंग टू रेशियो दोनों का ही निकालना पड़े हमें समांतर माध्य। समांतर माध्य जानते हो ना कैसे निकालते हैं? तो भैया 28 का गुणा 3 में कर लेना, 32 का गुणा 1 में कर लेना, दोनों ही का आंसर आपस में जोड़ लेना, जो भी आंसर आए उसे भाग दे देना, काहे से? 4 से। अच्छा, जानते हो 4 से भाग क्यों दिया जाएगा? क्योंकि टोटल नीचे देखो 3 और 1 के रेशियो पर था ना, तो अनुपात समांतर माध्य निकालने के लिए भाग किससे दे दोगे? 4 से। कहो तो हम करके दिखा दें ये चीजें, और जैसी इच्छा अगर तुम्हें लगे कि नहीं हम कर लेंगे तो देख लेना करके। भाग देने से आंसर अगर देखोगे लगभग 29 ही आने वाला है, क्योंकि हवा में, वायु में मुख्य रूप से तो कितनी गैसें हैं? 2, पहली नाइट्रोजन और दूसरी ऑक्सीजन। इनका रेशियो क्या है? 3:1। द्रव्यमान का भी मैंने लिख दिया है। अब समांतर माध्य निकालते हो तो समांतर माध्य तो यही होता है पदों का योग बटे पदों की। तो कहोगे सर जी तुमने ऐसा क्यों कर दिया? 3 का कहते हो इससे गुणा कर दिया। अरे भैया ये बताओ, नाइट्रोजन का पद कितनी बार आया है? 3। और ऑक्सीजन का पद कितनी बार आया है? 1। तो नाइट्रोजन के पद को 3 बार जोड़ना, 28 + 28 + 28, और ऑक्सीजन के पद को 1 बार जोड़ना +32। टोटल पदों की संख्या कहेगा तो 3 पद इसके थे, 1 उसके थे, टोटल कितने हो गए? 4। भाग दे लेना 4 से, 29 आ जाएगा। अगर कोई व्यक्ति कभी कहे कि वायु के द्रव्यमान को कितना माना गया है, उसको सिद्ध करके दिखा देना। अब जैसा बताओगे तो हम इसको गुणा भाग करेंगे, नहीं तो कर लेना अपना। अगले नंबर पर आ जाते हैं। अच्छा, कहता है क्या नाइट्रोजन गैस का और भी कुछ याद है? कुछ चीजें अरे बिल्कुल याद हैं। इसका आणविक द्रव्यमान, इसका आणविक जो द्रव्यमान होता है वो होता है 28 ग्राम प्रति मोल। तो इसका एक नंबर पे ये भी लिख सकते हो कि इसका जो आणविक द्रव्यमान होता है वो 28 ग्राम प्रति मोल होता है। एक और चीज लिख सकते हैं, यह प्रकृति में विषैली नहीं होती। तो इसका यह भी ध्यान रखना कि प्रकृति में इसका विषैलापन का कोई भी प्रभाव नहीं है। एक और नंबर याद कर लेना, 5वें नंबर पर आ जाते हैं। जल में बहुत अल्प विलेय है। आप विलेय ना लिखना चाहे तो घुलनशीलता लिख सकते हो।
कि अगर इससे पूछता है क्या ये जल में घुलती है, तो बताओ जल में इसकी घुलनशीलता बिल्कुल ना के बराबर है, बहुत कम घुलनशील है। इसलिए भैया हमने इसको लिखा भी इसलिए कि भैया ये जल में कैसी है, बहुत कम विलेय है या फिर बहुत कम घुलनशील है। तो भौतिक गुणों में से मेरे ख्याल से आपको इतना याद रख लेना चाहिए। हाँ, एक और चीज याद रख सकते हो कि ये रासायनिक रूप से अक्रिय भी होती है, अर्थात इसकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है। लेकिन इसकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है, इसका गुण तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इसलिए मैंने उसको यहां पर इंक्लूड नहीं किया। जल्दी से नोट करते हैं और अब आ जाते हैं नाइट्रोजन के रासायनिक गुणों पर। तो नोट कर डालो इसको जल्दी से, चलो पढ़े बेटा। देखो भौतिक गुण तो कंप्लीट कर लिए तुमने, अब आ जाते हैं कि रासायनिक गुण क्या होते हैं नाइट्रोजन के। भैया नाइट्रोजन के रासायनिक गुण बिल्कुल आसान हैं। कहता है पहला गुण बताइए जिसको हम हैबर विधि के नाम से जानते हैं। तो बेटा हैबर विधि को अगर लिखें तो हैबर विधि में नाइट्रोजन गैस की अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस से कराई जाती है, और बेटा नाइट्रोजन हाइड्रोजन को मिलाया जाता है 1 और 3 के अनुपात में। अगर 1 मोल नाइट्रोजन तो 3 मोल हाइड्रोजन, और जैसे ही मिलाते हैं बनकर तैयार होता है अमोनिया गैस। अब नाइट्रोजन की रासायनिक अभिक्रियाओं में ज्यादातर में, देखो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, नाइट्रोजन की ज्यादातर रासायनिक अभिक्रियाओं में एक नियम याद रखो। देखो मैं यहां बताता हूं वो नियम, और तुम लोगों को बहुत पहले से बात ये पता है कि जब कोई नियम यहां बताया जाता है इसका मतलब वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेटा नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3 और हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1। अच्छा, दोनों की वैलेंसी कैसे निकालते हैं? वैसे तो ये इंटरमीडिएट का तो भाग नहीं है कि अब हम तुमको ये पढ़ाए कि वैलेंसी कैसे निकालते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी सी हेल्प जरूर कर देंगे। जब भी किसी तत्व का संयोजकता या वैलेंसी पूछ ले, आप उस तत्व के परमाणु में से उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना स्टार्ट कर दो। जैसे नाइट्रोजन की वैलेंसी पूछेगा तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हो तो क्या आता है 2,5। अच्छा 2,5 से ये पता चलता है कि नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब तुम ये सोचो, अगर नाइट्रोजन अपना अष्टक कंप्लीट करना चाहे, अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन बनाना चाहे, तो ये कितने इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा या कितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा? 3 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। भैया अष्टक नियम तो यही था क्लास 11th में, और 11th क्लास में तो क्या हमेशा यही था, और आगे भी क्लासेस में अगर ऑक्टेट रूल को पढ़ोगे तो यही रहेगा कि अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना बनाना चाहता है 8 बनाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इसलिए नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो गई 3। अच्छा हाइड्रोजन में 1 ही इलेक्ट्रॉन ही होता है, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी तो पहले से 1 है, बेचारा 1 ही इलेक्ट्रॉन रखता है। अगर दोनों के बीच में बनने वाला पदार्थ देखना होगा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अगर अभिक्रिया करवाएं बनेगा क्या, तो भैया इसकी वैलेंसी को इसके चरणों में ले आओ और इसकी वैलेंसी के इसके चरणों में ले आओ। समझ रहे हो ना? भेज दो उनको कि जाओ भैया तुम उसके चरणों में पहुंच जाओ और सूत्र बना लो N1H3, जिसमें से 1 को बताने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप 1 नहीं भी बताते हो तो भी हमें पता है कि नाइट्रोजन कितना है 1। तो इस प्रकार से NH3 कंपाउंड बनेगा। हाँ, अभिक्रिया को बैलेंस करना चाहो तो ये तो काम बाद में भी किए जा सकते हैं। तो नाइट्रोजन का कभी कोई रासायनिक अभिक्रिया आ जाएगा तो भैया उसमें से ये वाली बात बिल्कुल ध्यान रखना है। अब देखो एक अभिक्रिया और मैं लिखता हूं, कहां लिख, यही लिख देते हैं, सेकेंड नंबर। कहता है मैग्नीशियम से क्रिया। अब ध्यान रखना, देखो इसको जल्दी से चलेंगे, ये बात सबसे पहले निकालेंगे कि जो मैग्नीशियम एलिमेंट आता है इसकी वैलेंसी कितनी है और नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है। तो नाइट्रोजन का तो पहले से तुमको पता है कि वैलेंसी कितनी है 3। अब आ जाते हैं मैग्नीशियम पर। तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,2। तो बेटा क्या कहते हो, ये अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए 2 काम कर सकता है, या तो ये 6 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करे और या तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर दे, त्याग दे। तो
तुम्हारे हिसाब से अगर तुमको ऐसा करना होता, तुम 6 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना आसान समझते कि 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागना, 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देना। बहुत ही शायद कोई उच्च कोटि का बुद्धिमान होगा, वो ये सारे काम करे, कहेगा नहीं हम 6 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे। भैया आपको एक काम दिया जाए, देखो कोई ऐसा दिया जाए, आपसे कहा जाए या तो आप 6 ईंट कहीं बाहर से लेकर अंदर आ जाओ, या यहां से अंदर से 2 ईंटें कहां लेके चले जाओ, बाहर। 2 ढेर दे दिए गए, इधर 6 ईंटें रखी, इधर 2 ईंटें रखी। आज से कहा जाए ये 6 ईंट उठा के 2 ईंट के पास रख दो तो 8 हो जाएंगे, चाहे ये 2 ईंट उठा के इन 6 ईंटों के पास लेके चले जाओ 8 हो जाएंगे। तो एक बुद्धिमान आदमी जगह यही करेगा कि 2 ईंटों को ट्रांसफर कर देगा और 6 ईंटों के पास पहुंचाकर 8 कंप्लीट कर देगा। और क्योंकि हम लोग भी बुद्धिमान हैं, यही काम करना जरूरी भी था। अच्छा क्या था कि दोनों के बीच में कंपाउंड बनेगा, तो इसके संयोजकता को इसके नीचे पहुंचा दो और इसकी संयोजकता को पहुंचा दो इसके नीचे। यहां क्या बोलते हो, क्या कंपाउंड बनकर तैयार होता है? अगर हम मैग्नीशियम की अभिक्रिया नाइट्रोजन से करवा दें तो आएगा बात कि सर जी हम बनाकर तैयार करेंगे Mg3N2, मैग्नीशियम नाइट्राइड कहते हैं उसको। और हाँ, अभिक्रिया को बैलेंस करने के लिए कहेगा, थोड़ा सा ध्यान दे लेना, इस पर बस 3 का गुना होगा। नाम कोई पूछेगा इसका क्या है, मैग्नीशियम नाइट्राइड। तो इस प्रकार से आप मैग्नीशियम नाइट्राइड की अभिक्रिया को लिख पाओगे। एक और अभिक्रिया देखो, यहीं देखते हैं, कहता है कि सोडियम से क्रिया कैसे कराएंगे, क्योंकि रूल आप जानते हैं, सोडियम से अभिक्रिया करवाना बिल्कुल भी कठिन नहीं है। सोडियम का फॉर्मूला Na और अभिक्रिया करवाना है N2 से। जल्दी से ही दोनों की वैलेंसी ढूंढेंगे। तो सोडियम की बेटा वैलेंसी होती है 1 और बेटा नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3। अगर भेजेंगे इधर उधर तो जरा से ध्यान से देखो, Na की वैलेंसी 1 है, वो N के पास चली जाएगी, तो N के पास तो चला जाएगा 1 और Na के पास कितना आ जाएगा 3। कोई पूछेगा नाम क्या है, भैया इसका नाम था मैग्नीशियम नाइट्राइड, और क्योंकि इसमें सोडियम के साथ नाइट्रोजन लगा है तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम नाइट्राइड। अभी एक नंबर और चलते हैं, 4th नंबर कहता है ऑक्सीजन से क्रिया। और तुम लोगों को शायद पहले से ही पता है ये बात। क्या बात पता है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके 5 प्रकार के ऑक्साइड बनाता है। तो हमने तो 5 प्रकार के ऑक्साइड सुने थे बनाता है, लेकिन कम से कम अभिक्रिया में एक ऑक्साइड तो बता ही दे। तो हमने कौन से ऑक्साइड की अभिक्रिया लिखनी है ये भी सोच लेते हैं। नाइट्रोजन जब भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है 5 ऑक्साइड बनाता है, उनमें से जो ऑक्साइड सबसे ज्यादा मात्रा में बना है उस ऑक्साइड की केवल रिएक्शन लिखेंगे और बाकी की रिएक्शन क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। क्या बाकी अभिक्रियाएं नहीं होती? बिल्कुल होती हैं, लेकिन जो पदार्थ सबसे ज्यादा मेजर कंडीशन पे पाया गया है केवल उसको बताएंगे हम। तो नाइट्रोजन गैस ने ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया की और इस दौरान बेटा बनकर तैयार हुआ नाइट्रिक ऑक्साइड, इसको कहते हैं नाइट्रिक। तो ध्यान रखना, नाइट्रोजन गैस जब ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया करती है, ऑक्साइड तो 5 प्रकार के बनकर तैयार होते हैं, लेकिन हमने केवल उसी ऑक्साइड को ध्यान दिया है जिस ऑक्साइड की जरूरत है अपने यहां। तो एक काम कर लेते हैं, इसको जल्दी से नोट करते हैं और भी जो थोड़ा बहुत कुछ बचा है उसको फिर पढ़ लेते हैं। नोट करो जल्दी से, बाद में अपना नोट कर लेना। अभी क्या है, नाइट्रोजन गैस के रासायनिक गुण क्योंकि पढ़ चुके हैं तो उपयोग पढ़ लेते हैं। वैसे भी नाइट्रोजन गैस के ज्यादा रासायनिक गुण होते भी नहीं। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन गैस पहले से ही ज्यादातर रासायनिक रूप से अक्रिय होती है, क्योंकि क्रिया ही कम करती है। तो आ जाते हैं नाइट्रोजन गैस के उपयोगों पर। बेटा पहला उपयोग है, कहता है कैल्शियम साइनेमाइड बनाने में। तो कैल्शियम साइनेमाइड के निर्माण में इसका प्रयोग करते हैं नाइट्रोजन का। कोई पूछ लेता है कैल्शियम साइनेमाइड का फॉर्मूला CaCN2, याद रखना फॉर्मूले को। ये हाँ, साइनेमाइड एक प्रकार का उर्वरक है।
कहता है यूरिया के निर्माण में। यूरिया का फॉर्मूला जानते हो ना बेटा? नहीं जानते हो तो भी याद रखो, NH2CONH2। ये भी तो उर्वरक है, और कोई व्यक्ति इसको नहीं जानता है तो किसी को नहीं जानता है। उर्वरक का मतलब खाद आपके खेतों में डाली जाती है, तो यूरिया के निर्माण में। एक और कहता है विद्युत लैंप में। बेटा विद्युत लैंप को जानते हो? क्या होता है विद्युत लैंप? विद्युत लैंप होता है विद्युत बल्ब, और आपको पता होगा विद्युत बल्ब में एक धातु का फिलामेंट लगा रहता है जिसका नाम है टंगस्टन, या टंगस्टन धातु को एक और नाम से जानते हैं वुल्फ्रेम। अब टंगस्टन या वुल्फ्रेम में एक गुण होता है, अगर बल्ब के अंदर ऑक्सीजन गैस भर दी जाएगी तो ऑक्सीजन की क्रियाशीलता होती है अधिक। जैसे ही बल्ब जलाओगे टंगस्टन धातु का फिलामेंट गर्म होगा, और गर्म होकर वो ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया कर लेगा, और जैसे ही ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया करेगा टंगस्टन धातु का ऑक्सीकरण होते ही बल्ब खराब हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया होता है कि बल्ब के अंदर नाइट्रोजन गैस को भर देते हैं। हाँ, ये भी हो सकता है कि बल्ब के अंदर अन्य कोई अक्रिय गैस भी भर दी जाए, लेकिन नाइट्रोजन गैस भी भरी जाती है। तो इस दौरान जब भी आप बल्ब को जलाओगे और टंगस्टन धातु अगर गर्म भी हो जाएगी तो भी वो नाइट्रोजन गैस से अभिक्रिया नहीं करेगी, क्योंकि नाइट्रोजन गैस की क्रियाशीलता होती है बहुत कम, और टंगस्टन धातु इस प्रकार से खराब हुए बिना बल्ब में लंबे समय तक चलता रहेगा। इसको ध्यान रखना है। तो विद्युत लैंप का मतलब होता है विद्युत बल्ब में। अगले नंबर पर आ जाते हैं, कहता है अक्रिय वातावरण उत्पन्न करने में। अरे बिल्कुल, विद्युत लैंप के अंदर हम अक्रिय वातावरण ही तो उत्पन्न कर रहे थे। ऑक्सीजन को इसीलिए तो नहीं भरा था कि ऑक्सीजन है क्रियाशील, और हमको वातावरण कैसे रखना है? अक्रिय। अगले नंबर पर आ जाते हैं, कहता है खाद्य पदार्थों। खाद्य पदार्थों का मतलब जानते हो? खाने पीने की वस्तुएं। खाद्य पदार्थों को परिरक्षित, परिरक्षित का मतलब होता है खराब होने से बचाना। कभी भी अगर तुमसे पूछे परिरक्षण का मतलब क्या है, तो परिरक्षण का शब्द का उपयोग तभी करते हैं जब हम किसी खाद्य पदार्थ को, खाने वाली वस्तु को खराब होने से क्या कर रहे होते हैं? बचा रहे होते हैं। जैसे एक दो एग्जाम्पल मैं बता सकता हूं कि चिप्स वगैरह जो तेल के बने होते हैं, उस तेल का अपघटन न हो, तेल का ऑक्सीकरण न हो, इसलिए हम चिप्स के पैकेट के अंदर कौन सी गैस को भर देते हैं? नाइट्रोजन। अच्छा सोचो, नाइट्रोजन गैस ने चिप्स को खराब होने से क्या कर लिया? बचा लिया। तो ये खाद्य पदार्थों को क्या करता है? परिरक्षित करता है। वैसे परिरक्षण के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आपने एक पदार्थ और सुना होगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये भी एक परिरक्षक पदार्थ है। अगर दूध में इसकी थोड़ी सी ही मात्रा मिला दी जाए तो ये दूध को खराब होने से क्या कर लेता है? बचा लेता है, और लंबे समय तक टिकाऊ हो जाता है। ऐसे ही बहुत सारे परिरक्षक पदार्थ हैं। जैसे मैं एक नॉर्मल सी बात बताऊं जो आपके घरों में यूज में आ जाता है। कटहल जानते हो ना? अगर कटहल का फल कट जाए तो जल्दी ही शीघ्रता से खराब होने लगता है, और हो सकता है शीघ्रता से पक भी जाए। उसे खराब होने से बचाने के लिए नींबू के रस को कटे हुए भाग पर लगा देते हैं, जिससे कटहल जो है वो जल्दी से खराब नहीं होता है। तो नींबू का रस भी एक प्रकार का कौन सा पदार्थ है? परिरक्षक। आगे चलते हैं भैया, लास्ट नंबर लिखा है प्रशीतक के रूप में। प्रशीतक का मतलब जानते हो? कूलिंग एजेंट। ऐसे पदार्थ जो ठंडा वातावरण उत्पन्न करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। तो ध्यान रखना, ठंडा वातावरण बनाने के लिए लिक्विड नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं, नाइट्रोजन गैस का नहीं। और इस दुनिया के सबसे ठंडे पदार्थों में से भी लिक्विड नाइट्रोजन का नाम लिया जाता है। अगर कोई पूछता है इस दुनिया के सबसे ठंडे पदार्थ कौन से हैं? लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन बहुत ही ठंडा पदार्थ है। अब ये तो हो गए उपयोग। फिर मेरे पास कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो नाइट्रोजन गैस से रिलेटेड थे और अपनी एनसीईआरटी की किताब पर दिए गए हैं। देखो एनसीईआरटी के उदाहरण नंबर 7.3 पर
अगर पी ब्लॉक चैप्टर निकालोगे, उदाहरण 7.3 को देखोगे तो 7.3 पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, कहता है सोडियम एजाइड के तापीय अपघटन की क्या लिखो क्रिया। क्या आप सोडियम एजाइड को जानते हो क्या होता है? देखो सोडियम एजाइड का हम लोगों ने क्या फॉर्मूला लिखा था, सोडियम एजाइड का फॉर्मूला लिखा था NaN3, और बेटा इसके तापीय अपघटन को लिखाना था, तो भैया तापीय अपघटन कराते थे तो इसके 2 मोल को गर्म किया है। अभिक्रिया याद है ना क्या किया था, Na को तोड़ दिया था अलग, और बेटा 3N2 को अलग बनाकर तैयार किया। ये हो गई सोडियम एजाइड के तापीय अपघटन की अभिक्रिया। अच्छा करना चाहते हो तो तीर का निशान ऊपर के लिए बना दो कि गैस है ये। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं आप NCERT की ही किताब पर, पी ब्लॉक चैप्टर पर अभ्यास का 5वां क्वेश्चन देखोगे। लिखा है प्रयोगशाला में नाइट्रोजन गैस कैसे बनाते हैं। अरे भैया प्रयोगशाला में नाइट्रोजन गैस को बनाने का तरीका तो हमने लिख ही रखा था। उनमें से एक तरीका तो था कि जब आप नौसादर में सोडियम नाइट्राइड को मिलाकर गर्म करते थे तो ही नाइट्रोजन गैस बन जाया करती थी। तो बेटा ये आपके लिए देखो क्या रहेगा, इसको आप घर में कंप्लीट करोगे, ठीक है। अब इसका तो आंसर तुम लोग बताओगे, नहीं बता पाओगे तो हम अभी लिखा देंगे इसको। कहता है नाइट्रोजन गैस कमरे के ताप पर कम क्रियाशील है। आखिर इसका क्या कारण है, और इस क्वेश्चन को भी आप अपने पाठ्य निहित पे 3रे क्वेश्चन पर देख सकते हो। NCERT बुक होगी उस पे पाठ्य निहित का 3रा क्वेश्चन लिखा है, नाइट्रोजन कमरे के ताप पर कम क्रियाशील है क्यों। तो आपको मैंने बताया भी था, देखो मैं याद दिलवा दूं, और फिर भी अगर तुमको लगेगा कि सर जी लिखवा दें तो भैया लिखवा भी देंगे। 2-3 लाइनों का आंसर होता है केवल। नाइट्रोजन क्या है, एक छोटे आकार का परमाणु है, और नाइट्रोजन में बहुआबंध बनाने का गुण है। बहुआबंध का मतलब जानते हो, ट्रिपल बॉन्ड बनाता था, और इस बॉन्ड को तोड़ने में ऊर्जा की आवश्यकता होती थी बहुत अधिक, और इस बॉन्ड को तोड़ना सामान्य रूप से संभव नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन के आबंध वियोजन ऊर्जा बहुत अधिक होती है, इसे सामान्य ताप पर तोड़ा नहीं जा सकता। और यही कारण है कि नाइट्रोजन गैस सामान्य ताप पर अभिक्रिया नहीं करती है। दोबारा से रिपीट करते हैं, नाइट्रोजन गैस में जो आबंध पाया जाता है यह बहुत ही स्ट्रांग होता है, और सामान्य ताप पर इस आबंध को तोड़ा नहीं जा सकता। यही कारण है कि सामान्य ताप पर नाइट्रोजन क्रियाशील नहीं है, या फिर बहुत कम क्रियाशील है। ये इसका बेटा कारण है। अब जैसा जल्दी से बता डालो तो हम इसको लिखा दें, या फिर आंसर लिख दें, और या फिर अगर जानते हो तो भैया बताना, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो कारण बताना पड़ेगा तुमको। क्या करें, लिखा दें? लाओ भैया लिख देते हैं। नाइट्रोजन गैस में N ट्रिपल बॉन्ड N की आबंध वियोजन ऊर्जा बहुत अधिक है, जिसे सामान्य ताप पर जिसे का मतलब इस बंध को सामान्य ताप पर नहीं तोड़ा जा सकता। अतः यह कमरे के ताप पर कम क्रियाशील है। तो आज हम लोगों ने बेटा नाइट्रोजन गैस को तो पढ़ा ही, उसके ऊपर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी पढ़ लिए। तो इसको जल्दी से नोट करते हैं, बाकी की घटनाओं को पढ़ते हैं फिर हम लोग अगली क्लास पर।